अध्याय 141 माँ को पसंद है। चेन पिंगोन ने ली मिंगयुन को पहले भी इसका जिक्र करते हुए सुना था। उनके पिता सरकारी व्यवस्था के भीतर काम करते थे, जबकि उनकी माँ एक व्यवसाय चलाती थी। नेता को ली मिंगयुन के सामने खड़ा देखकर चेन पिंगोन को कुछ हद तक बात समझ में आ गई। ये नेता ली मिंगयुन के पिता ही होंगे। चेन पिंगोन को अब भी याद था कि यह नेता नगरपालिका सरकार का निदेशक था। उनका रुतबा बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन नीचा भी नहीं था। आखिरकार वे पहले से ही नेतृत्व की स्थिति में थे, जो आम जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से अलग थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पता चला कि ली मिंगयुन उनकी बेटी है, और दोनों में कुछ समानताएं हैं। चेन पिंगोन, आपने मुझे अपने वापस आने के बारे में क्यों नहीं बताया? और एक बात, आपने मुझे अपने स्नातक समारोह में आमंत्रित भी नहीं किया, ली मिंगयुन ने अपने पिता के पीछे से कुछ गुस्से में कहा। यह सुनकर वहां मौजूद नेता आश्चर्यचकित रह गए और उत्सुकता से उन दोनों की ओर देखने लगे। ली मिंगयुन के पिता शांत रहे, आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी से पूछ ही लिया था। चेन पिंगोन और उनकी बेटी सहपाठी थे। निर्देशक ली मुस्कुराए और बोले, ये तो एक बड़ा संयोग है। मुझे आज ही पता चला कि मेरी बेटी ली मिंगयुन और चेन पिंगोन सहपाठी हैं। यह सुनकर सभी नेता ऐसे दिखे मानो उन्हें अचानक कुछ समझ आ गया हो। उन्होंने पहले ली मिंगयुन को देखा, फिर चेन पिंगोन को। उनकी मुस्कान में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। ली मिंगयुन और चेन पिंगोन सहपाठी हैं, और ऐसा लगता है कि उनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। कौन जाने, शायद भविष्य में वे दोनों एक साथ आ जाएं। बेशक उनके नेता यही सोच रहे हैं। इन बातों के बारे में मन में सोचना ठीक है, इन्हें जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे चाचा ही होंगे। मुझे खेद है, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। चेन पिंगोन ने ली मिंगयुन के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह डायरेक्टर ली के पास गए और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। ली मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। मुझे भी आज ही पता चला है। सच कहूं तो यह मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ली मिंग इस बात को लेकर असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि वह आमतौर पर काम में व्यस्त रहता था। उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उसकी मां संभालती थी। उन्होंने अपनी बेटी के हाई स्कूल के 3 वर्षों में कभी भी उसके स्कूल का दौरा नहीं किया था। जहां तक उसके सहपाठियों की बात है, उन्हें उनके बारे में और भी कम जानकारी थी। ली मिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन पिंगोन और उसकी बेटी सहपाठी होंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसकी बेटी और चेन पिंगोन के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, कम से कम यह एक करीबी रिश्ता है। अगर चेन पिंगोन एक गरीब लड़का होता, तो ली मिंग अब तक बहुत गुस्से में होता। वह अपनी बेटी को किसी गरीब लड़के के साथ रहने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा। लेकिन मौजूदा स्थिति वास्तव में कुछ अलग है। चेन पिंगोन कम से कम गरीब लड़का तो नहीं है। तब इस मामले को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। ली मिंगयुन भी जानती थी कि घटनास्थल पर स्थिति सामान्य से अलग थी, आखिरकार वहां इतने सारे नेता मौजूद थे। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें यहां कहना सुविधाजनक नहीं है। अगर कुछ गलत है तो हम इस बारे में निजी तौर पर बात कर सकते हैं। नेताओं का समय बहुत कीमती होता है, और निश्चित रूप से इसे अब और बर्बाद नहीं किया जा सकता है। चेन पिंगोन ने जल्द ही घोषणा की कि भोज शुरू हो गया है। सभी नेता एक मेज पर बैठे थे, और चेन पिंगोन को भी उनके साथ बैठना था। उस मेज पर कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए ली मिंगयुन को दूसरी सीट पर बैठना पड़ा। लेकिन हमें ली मिंगयुन को कहां रखना चाहिए? चेन पिंगोन एक पल के लिए हिचकिचाए। तभी ली मिंगयुन की मां, यू शियुयंग, वहां आई और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। फिर बातें करते और हंसते हुए वे ली मिंगयुन को अपने साथ ले गए। बोलते समय यू शियुइंग ने चेन पिंगोन को आंख मारी। चेन पिंगोन अपनी मां की निगाहों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। सौभाग्यवश बैठने की समस्या का समाधान हो गया है। नेताओं की उपस्थिति के कारण स्नातक भोज का माहौल काफी शांत था, और रिश्तेदार और दोस्त सभी बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे।
आखिरकार आपको अपने वरिष्ठों के सामने अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहना होगा। चेन पिंगोन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और हमेशा की तरह खाना पीना शुरू कर दिया। उसने इतना पैसा खर्च किया था, इसलिए वह अच्छे से खाना पीना चाहता था। इसलिए घटनास्थल पर सबसे अधिक तनाव मुक्त व्यक्ति वास्तव में चेन पिंगोन ही थे। वे नेता चेन पिंगोन जितने सहज नहीं थे। आखिरकार वहां इतने सारे लोग मौजूद थे, और इन नेताओं को भी अपनी छवि और प्रभाव का ध्यान रखना था। इसलिए वे खाने पीने के दौरान अपने व्यवहार को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। चेन पिंगोन को इन सब बातों की परवाह नहीं थी, वह बस खुश रहना चाहता था। दूसरी मेज पर बैठी ली मेंग्यून थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि चेन पिंगोन की मां उसके बगल में बैठी थी। ली मेंग्यून के मन में एक बेतुका विचार आया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उनके माता पिता से मिल चुका हूं? यह सोचकर ली मेंग्यून का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मिस, आपका नाम ली मेंग्यून है, ठीक है? यू शियुयंग ने मुस्कुराते हुए ली मेंग्यून का स्वागत किया। जी आंटी, मेरा नाम ली मेंग्यून है, ली मेंग्यून ने तुरंत जवाब दिया। इतना घबराओ मत, हम सब एक ही तरफ हैं। तुम और चेन पिंगोन 3 साल से सहपाठी हो। मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम साथ में डिनर करेंगे। जब भी आपको मौका मिले, हमारे घर जरूर आइएगा। मेरा एक ही बेटा है, चेन पिंगोन। अगर मुझे तुम्हारे जैसी एक और बेटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, यू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे। मेज पर बैठे कुछ अन्य लोगों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने अपने मुंह ढक लिए और धीरे से हंसने लगे। ये स्पष्ट है कि यू शियुइंग की नजर ली मेंग्यून पर भी है, और वह ली मेंग्यून को अपनी बहू बनाना चाहती है। लेकिन सच कहें तो ली मेंग्यून की शारीरिक विशेषताएं वास्तव में असाधारण है। ली मेंग्यून जैसी खूबसूरत बहू को भला कौन ठुकरा सकता है? इसके अलावा मैंने अभी अभी सुना है कि ली मेंग्यून के पिता निदेशक ली हैं, जो एक नेता भी हैं। इस परिवार की पृष्ठभूमि वाकई बहुत अच्छी है। अगर मेरी शादी ली मेंग्यून से हो जाए तो मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली होऊंगा। ली मेंग्यून को यू शियुयंग का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हुआ कि चेन पिंगोन की मां उसे पसंद करती है। शुरुआती तनाव धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि वहां इतने सारे नेता मौजूद थे, इसलिए उस समय कोई भी गड़बड़ी पैदा करने वाला नहीं था। स्नातक समारोह का पूरा भोज बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सभी के भरपेट खाने पीने के बाद वे सब चले गए, जिनमें से नेता सबसे पहले रवाना हुए। आखिरकार नेताओं के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और स्नातक भोज में उनकी उपस्थिति चेन पिंगोन के लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। पेट भर खाने पीने के बाद वे सब जितनी जल्दी हो सके वहां से चले गए। चेन पिंगोन की मूल योजना स्नातक समारोह के भोज में अपनी शराब की भट्टी की शराब का प्रचार करना था। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। क्योंकि समय बहुत कम था, उसे पूरी तरह तैयार होने तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए, यही बेहतर होगा। इसके अलावा हम इन नेताओं के घरों में अच्छी शराब की कुछ बोतलें भी भेज सकते हैं। जब वे अपनी ही वाइनरी में बनी बेहतरीन वाइन का स्वाद चख लेंगे तो क्या विज्ञापन का प्रभाव अपने आप हासिल नहीं हो जाएगा? अध्याय 142 अस्पष्टता। ली मेंग्यून के पिता चले गए हैं, लेकिन ली मेंग्यून यहीं रुकी है। आखिरकार ली मेंग्यून इतने लंबे समय से दूर थी, और उसने चेन पिंगोन को जरूर याद किया होगा। तुम कब वापस आए? दोनों ने एक ही समय पर पूछा। अभी अभी दीक्षांत समारोह के भोज में बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए बात करना वाकई असुविधाजनक था। अब सब ठीक है, बाकी सब लोग चले गए हैं। अंततः वे दोनों बिना किसी चिंता के खुलकर और खुशी से बात कर सके। हालांकि चेन पिंगोन के माता पिता सहित अन्य कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। ली मेंग्यून को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। माँ, मैं अपने सहपाठियों को सैर पर ले जा रहा हूँ। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। चेन पिंगोन ने अपनी माँ को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वे ली मेंग्यून को सीधे होटल से बाहर ले गए। सावधान रहना और जल्दी वापस आना, यू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने बेटे को ली मेंग्यून के साथ बाहर जाते देख यू शियुइंग की आंखें उम्मीद से भर उठी।
ये दुख की बात है कि वे बहुत छोटे हैं, यू शियुइंग ने धीरे से कहा। कौन सा आकार बहुत छोटा है? चेन गुओकिंग ने हैरानी से पूछा। यू शियुइंग ने अपने पति की ओर आंखें घुमाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, वे बहुत छोटे हैं, उनकी शादी करने की उम्र अभी नहीं हुई है। मैं अपने पोते को गोद में लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? आपको इतनी जल्दी क्यों है? हमारा बेटा अभी सिर्फ 19 साल का है, चेन गुओकिंग ने अवाक होकर कहा। 19 साल की उम्र अब कम नहीं है। पहले के समय में उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी होती। और क्या आपको नहीं पता कि आजकल लड़कों के लिए शादी करना कितना मुश्किल है? क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हमारे बेटे को जल्द ही एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी? यू शियुयंग ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। ठीक है, आप सही हैं। लेकिन हमारे बेटे की परिस्थितियों को देखते हुए, क्या आपको वाकई इस बात की चिंता है कि वह भविष्य में पत्नी नहीं ढूंढ पाएगा? मुझे चिंता है कि भविष्य में मेरे बेटे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। तब हम क्या करेंगे? चेन गुओकिंग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। सच कहें तो चेन गुओकिंग की नज़र बहुत पैनी है, उसने एक नज़र में ही समस्या की जड़ को पहचान लिया। चेन पिंगोन के पास भविष्य में गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं होगी। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास शादी करने के लिए कोई नहीं है, बल्कि वह इस बात से चिंतित है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और वह सोच रहा है कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो तो क्या होगा? यू शियुइंग ने अपने बेटे की स्थिति के बारे में सोचते हुए कुछ चिंता के साथ कहा। वह अपने बेटे को एक साधारण व्यक्ति समझती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे चिंता थी कि उसे कोई प्रेमिका नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि उसका बेटा वास्तव में कितना अद्भुत है। उसके बेटे के रूप और गुणों को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि कितनी लड़कियां उसमें दिलचस्पी लेंगी। जब उसके माता पिता चीजों को लेकर चिंतित थे, तब चेन पिंगोन ने ली मेंग्यून का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी खरीदारी करने लगा। तुम अपने हाथों से क्या कर रही हो? ली मेंग्यून ने शर्माते हुए पूछा। अभी अभी गलती से चेन पिंगोन ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। हालांकि ली मेंग्यून ने विरोध नहीं किया और चेन पिंगोन की इच्छाओं के अनुरूप चली गई। मैंने कुछ नहीं किया। सड़क पर बहुत सारे लोग थे और मुझे डर था कि तुम खो जाओगे, इसलिए मेरे पास अनिच्छा से तुम्हारा हाथ पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, चेन पिंगोन ने बेपरवाही से कहा, मानो वह बेतुकी बात कर रहा हो। ली मेंग्यून ने अपने आसपास के राहगीरों पर एक नजर डाली। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग बहुत कम थे। भीड़ कहाँ गई थी? कोई बात नहीं, मैं उसके झूठ का पर्दाफाश नहीं करूंगी, ली मेंग्यून ने मन ही मन सोचा। और सच कहूं तो ली मेंग्यून वास्तव में चेन पिंगोन द्वारा अपना छोटा हाथ पकड़े जाने से काफी खुश थी। अब वे आधिकारिक तौर पर एक कपल हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ली मेंग्यून ने पूछा। क्या आप कहीं जाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो मैं आपके साथ चलूंगा। अगर नहीं, तो हम सड़कों पर टहल सकते हैं। वैसे मैंने तुम्हें कभी कोई उपहार नहीं दिया। क्या तुम्हें कुछ पसंद है? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी, चेन पिंगोन ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ली मेंग्यून ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका परिवार काफी धनी था और वास्तव में उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। आपको इसकी जरूरत है या नहीं, यह आपका निजी मामला है, लेकिन यह उपहार मैं आपको देना चाहता हूँ। बस मुझे बता दो कि यह मैंने तुम्हें उपहार में दिया है, क्या तुम इसे चाहते हो या नहीं? चेन पिंगोन ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। ठीक है, तो मैं अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा। आगे एक गहनों की दुकान है, चलो अंदर जाकर देखते हैं, ली मेंग्यून ने एक गहनों की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां मत जाओ, सब कुछ प्लास्टिक का है, दिलचस्प नहीं है। अगर आप गहने खरीदना चाहते हैं, तो किसी गहने की दुकान पर जाएं और देखें। चलो गहने देखते हैं। चेन पिंगोन ने ली मेंग्यून का हाथ खींचा और सीधे सोने और गहनों की एक विशेष दुकान में चली गई। दोनों को अंदर आते देख दुकान के सहायकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि चेन पिंगोन और दूसरा व्यक्ति दोनों बहुत युवा हैं, तो उनका उत्साह तुरंत फीका पड़ गया।
हालांकि वे शुरुआत में जितने उत्साहित थे उतने अब नहीं थे, लेकिन उनका रवैया कोई बड़ी समस्या नहीं थी। क्या आपके पास कोई ऐसा गहना है जो आपको पसंद हो? चेन पिंगोन ने पूछा। ये सारी चीजें बहुत महंगी हैं। चलो बस इन्हें देख लेते हैं, खरीदते नहीं हैं, ली मेंग्युन ने धीरे से कहा। मूर्ख, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास कितना पैसा है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने फर्स्ट वाइनरी को 280 मिलियन में खरीदा था? मैं पहले ही 280 मिलियन खर्च कर चुका हूं। क्या मुझे गहने खरीदने के लिए थोड़े से पैसे की वाकई जरूरत है? जल्दी करो और कुछ गहने चुन लो। हम बाद में खरीदारी करने जा रहे हैं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब आप इतने अमीर हो गए हैं? ली मेंग्यून ने आश्चर्य से पूछा। उसने अपने पिता को चेन पिंगोन द्वारा वाइनरी में किए गए निवेश का जिक्र करते हुए कभी नहीं सुना था। इसलिए ली मेंग्यून को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चेन पिंगोन अब बहुत धनी हो चुका है। चेन पिंगोन की व्याख्या सुनने के बाद ही ली मेंग्यून को एहसास हुआ कि चेन पिंगोन अब एक धनी व्यक्ति बन चुका है। अब जब तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ली मेंग्यून ने सिर उठाकर और अभिमानपूर्ण भाव से कहा। तो फिर पैसे की चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब गहने देखते हैं। चेन पिंगोन मुस्कुराए और ली मेंग्यून के गालों को चुटकी से दबाया। यह त्वचा बहुत ही मुलायम और कोमल महसूस होती है। ली मेंग्यून ने चेन पिंगोन का हाथ झटक दिया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। स्कूल के दिनों में उन दोनों ने कभी भी इतना अंतरंग व्यवहार नहीं किया था। यह पहली बार है। इसके बाद ली मेंग्यून ने ध्यानपूर्वक अपनी वस्तुओं का चयन करना शुरू किया। ये जानते हुए कि चेन पिंगोन अमीर है, उसे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ की चीजें उसके लिए बहुत महंगी होंगी। आखिरकार इस तरह की ज्वेलरी की दुकान में बहुत महंगे गहने होने की संभावना नहीं है। सबसे महंगे आभूषणों की कीमत लगभग 100,000 से 200,000 युआन होती है, जबकि साधारण आभूषणों की कीमत कुछ हजार से लेकर दसियों हजार युआन तक होती है। युग चाहे जो भी हो, इन सोने और रत्नों की कीमतें हमेशा से ही ऊंची रही हैं। ली मेंग्यून ने अपने लिए एक हार और झुमकों की एक जोड़ी चुनी। उसकी नजर एक अंगूठी पर थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने वह विचार छोड़ दिया, क्योंकि ली मेंग्यून को लगता था कि चेन पिंगोन के साथ उसका रिश्ता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। आखिरकार अंगूठियां साधारण गहनों से अलग होती हैं। आप यूं ही बेतरतीब ढंग से अंगूठियां नहीं दे सकते। अध्याय 143 आत्मघाती गुंडा। इन दोनों के लिए आगे के कदम किसी भी अन्य जोड़े के समान ही थे। हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिल्म देखेंगे और फिर शाम को साथ में डिनर करेंगे। हालांकि उनका व्यवहार बहुत रूढ़िवादी था। ज्यादा से ज्यादा वे बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। किसी भी आकस्मिक घटना के बारे में भूल जाए। चेन पिंगोन को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि चेन पिंगान ने पहले ही पूछ लिया था और ली मेंग्यून को शंघाई के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल चुका था। हालांकि वे दोनों शंघाई के एक ही विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वे एक ही शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। चूंकि हम दोनों एक ही शहर में विश्वविद्यालय जाते हैं, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे से नियमित रूप से मिलना काफी आसान है। उनके सामने अभी बहुत लंबा समय है, इसलिए चेन पिंगोन को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। खाना खत्म करने के बाद घर जाने का समय हो गया था, इसलिए चेन पिंगोन ने ली मेंग्यून को घर छोड़ने का फैसला किया। ली मेंग्यून थोड़ी नाखुश लग रही थी, वह थोड़ी देर और खेलना चाहती थी। हालांकि चेन पिंगोन के समझाने पर ली मेंग्यून ने वापस जाने का फैसला किया। आखिरकार अकेले पुरुष और महिला के लिए इतनी देर रात बाहर रहना वास्तव में उचित नहीं है। बेशक अभी वास्तव में इतनी देर नहीं हुई है, उन्होंने रात का खाना खत्म कर लिया है और अभी केवल रात के 8 बजे हैं। चेन पिंगोन ने कार नहीं बुलाई, वह ली मेंग्यून के साथ पैदल ही घर तक गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और एक जोड़े की तरह धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है, क्यों ना हम उसे कुछ दिनों के लिए उधार ले लें? युवाओं का एक समूह उनकी ओर बढ़ रहा था। उनमें से एक ने ली मेंग्यून को देखकर अचानक मुस्कुराया और कुछ कहा।
अन्य युवक भी हिलने डुलने में असमर्थ थे और उन्होंने चेन पिंगोन और ली मेंगयुन के चारों ओर एक अर्ध घेरा बना लिया था। ली मेंगयुन थोड़ी डरी हुई थी, उसकी हथेलियां तुरंत पसीने से भीग गईं और उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। ये जगह अब थोड़ी दूरदराज में है, ये किसी छोटी गली में नहीं है, बल्कि एक मुख्य सड़क के बगल वाली गली में है। आसपास की रोशनी मंद थी और सड़क के किनारे कोई अन्य पैदल यात्री नहीं था। ये वातावरण अपराधियों को कार्रवाई करने के अवसर भी प्रदान करता है। और तभी मेरी मुलाकात नशे में धुत बदमाशों के एक समूह से हो गई। ली मेंगयुन को अचानक असुरक्षित महसूस हुआ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, चेन पिंगोन ने ली मेंगयुन के कान में फुसफुसाया। बस उस एक वाक्य, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ने ली मेंगयुन के घबराए हुए मूड को तुरंत शांत कर दिया। ली मेंगयुन को शांत करने के बाद चेन पिंगोन ने अपने सामने खड़े लोगों के समूह की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वाह, इस नौजवान की तो मुनहफिट आदत है। वह बड़ी बड़ी बातें करता है। वह इतना बड़ा आदमी नहीं है, वह बस शेखी बघार रहा है। समूह ने चेन पिंगोन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय हंसते मजाक करते रहे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि चेन पिंगोन की निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। कानून के शासन ने उनकी जान बचाई। अगर यह प्राचीन काल होता तो चेन पिंगोन उन्हें अब तक मार चुका होता। भले ही वह जगह बिल्कुल सुनसान हो, चेन पिंगोन तब तक कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन ये शहर के केंद्र में है। यहाँ किसी को जान से मारने का खतरा बहुत अधिक है। आप किसी भी क्षण खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। हालांकि अगर चेन पिंगोन किसी को नहीं भी मारता तो भी उसके पास अपने सामने मौजूद इन बदमाशों से निपटने के कई तरीके थे। हमारे सामने मौजूद इस तरह के छोटे मोटे गुंडे किसी भी युग में कभी गायब नहीं होंगे। चाहे वो 80 का दशक हो, 90 का दशक हो या 2000 का दशक। चेन पिंगोन भी अवाक रह गया। आखिर हर युग में इस तरह के गुंडे क्यों मौजूद रहते हैं? युवक, यह मत कहना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी यहाँ से चले जाओ और हमें कुछ दिनों के लिए तुम्हारी प्रेमिका दे दो। इससे हमें खुशी होगी, इसलिए हम आपको कोई परेशानी नहीं देंगे और हम आपकी प्रेमिका को भी आपको वापस दे देंगे। कौन जानता है, शायद आप अप्रत्याशित रूप से पिता भी बन जाएं। ये कहने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। ये सुनकर बाकी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनकर ली मेंगयुन क्रोधित और चिंतित दोनों हो गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। चेन पिंगोन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को छुपाना असंभव था। अगर तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो इसके लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मेरी प्रेमिका यही है। हिम्मत है तो आओ और उसे ले जाओ। जैसे ही चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने ली मेंगयुन को अपने पीछे खींच लिया। भाड़ में जाओ, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी प्रेमिका को आज्ञाकारी रूप से यहाँ ले आओ, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? तुम पागल हो गए हो और मरना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। भाइयों, चलो हम सब एक साथ चलते हैं और फिर हम सब मिलकर उसकी प्रेमिका के साथ मजे करेंगे। जैसे ही गुंडे बोलने लगे, वे तेजी से ली किंगशान की ओर बढ़े। कई बदमाशों ने तो अपने शरीर से लाठियां भी निकाल ली। उनके सामने 6 गुंडे खड़े थे। चेन पिंगोन अकेले ही 6 लोगों का सामना करने वाला था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुंडे इतने आत्मविश्वासी थे। हालांकि ली मेंगयुन बेहद घबराई हुई थी। चेन पिंगोन हिल नहीं सका, मानो डर से जम गया हो। लेकिन बदमाशों ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। सबसे तेज रफ्तार गुंडे ने अपनी लाठी उठाई और सीधे चेन पिंगोन के माथे पर वार किया। ये गुंडे सचमुच बहुत ही साहसी हैं। वे लोगों को पीटते समय उनके सिर पर भी मारते हैं। छोटे मोटे गुंडे ऐसे ही होते हैं, वे कुछ भी करने में संकोच नहीं करते और लोगों को पीट पीट कर मार डालना उनके लिए आम बात है। इसके विपरीत वे बड़े बड़े बदमाश, जिन्होंने अधिक अनुभवों से गुजरा है, अनुभवी बन चुके हैं और वे अधिक अनुशासित होते हैं और काम करते समय अधिक सावधानी बरतते हैं। चेन पिंगोन को बाकी किसी बात की परवाह नहीं थी।
चूंकि वे पहले ही अपना कदम उठा चुके थे, इसलिए इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। संयोगवश मैं उनकी भी उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता हूं। पलक झपकते ही चेन पिंगोन ने अपना दांव चल दिया। चेन पिंगोन ने पहले हमला किया और प्रतिद्वंद्वी की छाती पर हथेली से प्रहार किया। सिर्फ एक ही वार से उसने उस व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया। इससे पहले कि दूसरे गुंडे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, चेन पिंगोन भीड़ में घुस गया। उसने दोनों हाथों से आसानी से सभी बदमाशों को हवा में उछाल दिया। पलक झपकते ही सभी 6 गुंडे जमीन पर गिर पड़े थे। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और इधर उधर लुढ़कने लगे, लेकिन उन्हें अपनी छाती में तीव्र दर्द महसूस हुआ। वे उठ खड़े होकर चेन पिंगोन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। चेन पिंगोन, तुम कमाल हो, ली मेंग्यून ने उत्साह से कहा। आपने अभी तक मेरी अद्भुत प्रतिभा नहीं देखी है, चेन पिंगोन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि चेन पिंगोन की शारीरिक स्थिति आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है। उन्हें थोड़ी चिंता है कि साधारण महिलाएं उनके स्नेह को संभाल नहीं पाएंगी। सच में, क्या आपके पास कोई और प्रभावशाली कौशल है? ली मेंग्यून को समझ नहीं आया कि चेन पिंगोन ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए उसने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। हाँ, बाद में देखोगे। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हूं, चेन पिंगोन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। जहां तक विशिष्ट विवरणों की बात है, उन्हें समझाना सुविधाजनक नहीं है। समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन अगला कदम कैसे उठाया जाए, ये भी एक समस्या है। अध्याय 144, एक गुंडे का दुखद अंत। वे कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। ली मेंग्यून ने जमीन पर लौट रहे बदमाशों को देखा और कुछ चिंता के साथ कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, वे ठीक रहेंगे। चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। चेन पिंगोन को अपनी वर्तमान क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। जब चेन पिंगोन ने अभी उस व्यक्ति पर हमला किया, तो वह बोन मेल्टिंग पाम तकनीक का उपयोग कर रहा था। चेन पिंगोन की अस्थि पिघलाने वाली हथेली की तकनीक का प्रयोग कौशल के चरम स्तर तक पहुंच गया था। चेन पिंगोन के अस्थि पिघला देने वाले हाथ के प्रहार से ये गुंडे घायल हो गए, और अब उनके चेहरों पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। हालांकि बोन मेल्टिंग पाम तकनीक से होने वाली आंतरिक चोटें वास्तव में स्थायी होती हैं। जब तक आंतरिक ऊर्जा का कोई विशेषज्ञ उन्हें ठीक नहीं कर देता, तब तक उनका जीवन मूल रूप से समाप्त हो चुका होता है। अस्थि पिघला देने वाली हथेली एक अत्यंत कपटी और क्रूर मार्शल आर्ट है। चेन पिंगोन उन्हें पल भर में मार सकता है, या उन्हें इस कदर पीड़ा पहुंचा सकता है कि वे मरने की कामना करें। चेन पिंगोन ने उन्हें इस कदर पीड़ा पहुंचाने का फैसला किया कि वे मरने की कामना करें। उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, और भविष्य में उनके लिए सामान्य व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, ये प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं होगी, इसमें 2 या 3 महीने लग सकते हैं। 2-3 महीने बाद वे पूरी तरह पनगु हो जाएंगे। क्या तब भी उनका चेन पिंगोन से कोई संबंध रहेगा? इसी वजह से पिंगोन को कार्रवाई करने में इतना भरोसा है। आधुनिक समाज में आंतरिक मार्शल आर्ट के उस्ताद को उकसाना एक अत्यंत नासमझी भरा कार्य है। चेन पिंगोन ने अपना फोन निकाला, एक नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। हेलो, क्या आप डायरेक्टर सोंग हैं? मैं चेन पिंगोन हूं। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति का अभिवादन किया। निर्देशक सोंग पहले तो थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, श्रीमान चेन। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? निर्देशक सोंग ने गर्मजोशी से कहा। डायरेक्टर सोंग चांगहे सिटी पुलिस स्टेशन के निदेशक हैं। दोनों की मुलाकात पहले एक बार हो चुकी थी, और चेन पिंगोन ने डायरेक्टर सोंग की संपर्क जानकारी प्राप्त कर ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह संपर्क जानकारी इतनी जल्दी काम आएगी। निर्देशक सोंग को चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी थी कि चेन पिंगोन ने फर्स्ट वाइनरी को खरीदने के लिए करोड़ों का निवेश किया था, और यह कि चेन पिंगोन श्री हुआओ के धर्मपुत्र थे। वे इस तरह की स्थिति को बहुत महत्व देते हैं।
चेन पिंगोन ने डायरेक्टर सोंग के साथ कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातें की और फिर संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। चेन पिंगान ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके बगल में बैठी लड़की निर्देशक ली की बेटी थी। निर्देशक सोंग और निर्देशक ली एक दूसरे को पहले से जानते थे, और जब उन्हें पता चला कि वह लड़की उनके सहकर्मी की बेटी है, तो उन्होंने इस मामले को और भी गंभीरता से लिया। कुछ बदमाशों ने ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया जिससे उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था, तो चलिए उन्हें सबक सिखाते हैं। चेन पिंगोन के वर्तमान स्थान का पता चलने के बाद निर्देशक सोंग ने चेन पिंगोन को आश्वस्त किया कि वह इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। निश्चित रूप से 5 मिनट से भी कम समय में पुलिसकारों का एक बड़ा समूह मौके पर पहुंच गया। टोपी पहने पुरुषों का एक बड़ा समूह बस से उतरा और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने चेन पिंगोन के पास जाकर उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निर्देशक सोंग खुद आएंगे। उन्होंने मुझे वाकई बहुत सम्मान दिलाया। चेन पिंगोन मुस्कुराई और उन्होंने निर्देशक सोंग से हाथ मिलाया। वैसे डायरेक्टर सोंग, क्या आपके पुलिस स्टेशन को प्रायोजन की जरूरत है? ये बहुत ही दुर्लभ है, बेहद ही दुर्लभ है। श्रीमान चेन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर जगह खर्चा बढ़ रहा है। हमारा बजट भी बहुत सीमित है, हम इसे केवल वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें प्रायोजन की सख्त जरूरत है, निर्देशक सोंग ने चेन पिंगोन के शब्दों का अर्थ समझते हुए उत्साह से कहा। बेशक, उसने जो कहा वह झूठ नहीं था, वह सब सच था। उनके जैसे पुलिस स्टेशनों को वास्तव में प्रायोजन की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी वार्षिक निधि सीमित है। उनके पास खर्च करने के लिए सीमित धन है, लेकिन उनके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। भला उन्हें पैसों की कमी कैसे नहीं होगी? मैं पुलिस स्टेशन में बेहतर उपकरण जोड़ने और इसे लोगों की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाने की उम्मीद में 20 लाख युआन प्रायोजित करूंगा। निर्देशक सोंग, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चेन पिंगोन ने गंभीरता से पूछा। चेन पिंगोन के लिए 2 मिलियन एक छोटी संख्या है। यदि 20 लाख रुपए का उपयोग स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, तो ये पैसा सार्थक रूप से खर्च किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चेन। आपने सचमुच हमें एक विकट परिस्थिति से बचा लिया, निर्देशक सोंग ने उत्साहपूर्वक कहा। निर्देशक सोंग निश्चित रूप से इस धन का गबन नहीं कर सकते थे। यह पैसा उसकी अपनी जेब में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के सभी दान दर्ज किए जाते हैं। हालांकि एक बार पैसा उनके खाते में आ जाने के बाद निर्देशक सोंग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हम दफ्तर का नवीनीकरण करवा सकते हैं। हमें और एयर कंडीशनर और कारें खरीदनी चाहिए। इस तरह उनके कार्य वातावरण में तत्काल सुधार होगा। इसलिए निर्देशक सोंग का इतना उत्साहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, और फिर चेन पिंगोन ली मेंग्यून के साथ चली गई। जहां तक बयानों और इस तरह की बातों का सवाल है, उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निर्देशक सोंग इन सभी मामूली मामलों को संभाल सकते हैं। और जमीन पर लौट रहे उन सभी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन छोटे मोटे बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनके आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जांच की जाती है। अगर कोई और मामला नहीं है, तो वे भाग्यशाली हैं, उन्होंने ज्यादा अपराध नहीं किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ महीनों के लिए ही जेल में बंद किया जाएगा। अगर उनके आपराधिक रिकॉर्ड में अन्य अपराध भी दर्ज हैं, तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन खैर, मामला सुलझ गया है, और चेन पिंगोन ने इसे दिल पर नहीं लिया। कुछ बदमाश जो खुद को मरवाने के लिए निकले हैं। चेन पिंगोन ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। चेन पिंगोन जानता था कि वह इन बदमाशों से निपट सकता है। लेकिन अगर कोई आम आदमी इनसे टकरा जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि अगर चेन पिंगोन के पास कोई क्षमता नहीं होती, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता, अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा होता, जब उनका सामना बदमाशों के एक समूह से होता। अगर इन बदमाशों के इरादे इससे भी बुरे होते, तो चेन पिंगोन और उसकी प्रेमिका मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए चेन पिंगोन ऐसे लोगों पर कभी दया नहीं दिखाता। इसीलिए चेन पिंगोन ने उन पर अस्थि पिघलाने वाली हथेली का प्रयोग किया।
कचरा कूड़े के ढेर में ही रहना चाहिए। अभी अभी तुम बहुत ही शानदार थी, ली मेंग्युन ने थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास और भी अद्भुत कौशल है, क्या तुम्हें पता नहीं था? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिर से वही बात कह रही हो, ली मेंग्युन ने शर्माते हुए कहा। हालांकि ली मेंग्युन अभी भी एक छोटी लड़की है, लेकिन वह उस उम्र में पहुंच चुकी है जहां उसे समझदार होना चाहिए। अब उसे चेन पिंगोन के शब्दों का अर्थ समझ आ गया था। ली मेंग्युन को गुस्सा नहीं आया, उसे बस बहुत शर्म आ रही थी। उनकी हंसी और बातचीत के बीच चेन पिंगोन आखिरकार ली मेंग्युन को घर पहुंचाने में कामयाब हो गया। मैं अब वापस जा रहा हूं। आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़ी ली मेंग्युन ने कुछ अनिच्छा से कहा। भविष्य लंबा है और मैं बहुत बहुत लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। शरद ऋतु की सुनहरी हवा और उसकी बूंदों में एक आकस्मिक मुलाकात ही काफी है, हमें हर दिन और रात साथ रहने की क्या जरूरत है? चेन पिंगोन ने ली मेंग्युन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। तुमने ये सब कब सीखा? ली मेंग्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर काफी खुश थी। मैंने इसे बहुत पहले सीख लिया था, लेकिन मैंने इसे पहले कभी आप पर इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। ये कुछ फल हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इन्हें घर ले जाए और आराम से इनका आनंद लीजिए। जब चेन पिंगोन बोल रहा था, तब उसके हाथ में फलों से भरा एक थैला था। ये सभी फल चेन पिंगोन के फार्म में उगाए जाते हैं। ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले और स्वाद में सर्वश्रेष्ठ फल हैं। आपने फल कब तैयार किए? ली मेंग्युन ने आश्चर्य भरी नजर से पूछा। अभी जब वे दोनों चल रहे थे, तब चेन पिंगोन के हाथ खाली थे। अध्याय 145 माता पिता। ये फल कहाँ से आए हैं? अभी तो तुम्हारे हाथ खाली थे, है ना? ली मेंग्युन ने हैरानी भरे भाव से पूछा। उसे सचमुच इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चेन पिंगोन इतनी मात्रा में फल कैसे पैदा कर पाता है। पूछो मत, ये जादू से हुआ था। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, इसलिए ताक झांक न करें। अगर आप भविष्य में फल खाना चाहें, या आपके चाचा या चाची फल खाना चाहें, तो बस मुझे बता देना। मैं इसके अलावा किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन फल निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में होंगे। चेन पिंगोन मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने मुख्य मुद्दे को टाल दिया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस तरह की बात को समझाना वाकई बहुत मुश्किल है। और चेन पिंगोन एक और झूठ गढ़ना नहीं चाहती थी। एक बार जब आप एक झूठ बोल देते हैं, तो उसे छिपाने के लिए आपको अनगिनत और झूठ बोलने पड़ते हैं। चेन पिंगोन के लिए यह बहुत ज्यादा झंझट वाला काम था, बेहतर होता कि वह इसे छोड़ ही देता। ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर ये फल स्वादिष्ट नहीं हुए तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, ली मेंग्युन ने शरारती अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि ये फल स्वादिष्ट होंगे। अगर अच्छे न हो, तो बस मुझे ढूंढ लेना। चेन पिंगोन मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। चेन पिंगोन से आश्वासन मिलने के बाद, ली मेंग्युन फलों से भरा एक थैला लेकर आवासीय क्षेत्र में चली गई। कुछ ही देर बाद ली मेंग्युन फल लेकर घर लौट आए। हालांकि ली मेंग्युन को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था। जैसे ही वह बैठक कक्ष में लौटी, उसने देखा कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। इसकी पुष्टि करना आसान है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही बहुत व्यस्त लोग हैं। आम तौर पर जब वह घर आती है, तो वह केवल नैनी को ही देखती है, लेकिन आज उसके माता पिता दोनों वहां हैं, और वे सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। माँ और पिताजी, आज आप व्यस्त क्यों नहीं हैं? ली मेंग्युन ने पहले से ही पूछते हुए अपनी आंखें इधर उधर घुमाई। हम व्यस्त नहीं हैं, इसलिए हम आपके साथ रहने के लिए जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या यह अच्छी बात नहीं है? मुझे लगता है कि तुम बस अपराधबोध महसूस कर रहे हो। मुझे ठीक से बताओ कि उस पुरुष सहपाठी के साथ क्या चल रहा है। ली मेंग्युन की मां लुओ शेंगमेई ने सबसे पहले बात की। जैसे ही वह बोल रही थी, लुओ शेंगमेई के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ली मेंग्युन ने सावधानी से कहा, क्या हो सकता है? वो तो बस एक सहपाठी है, एक साधारण सहपाठी। ओह हाँ, मम्मी और पापा, मैं कुछ फल लाया हूं। आप लोग इन्हें चख सकते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही फल होना चाहिए जैसा मैं पिछली बार लाया था। जब ली मेंग्यून बोल रही थी, तभी उसने अपनी जेब से फल निकाल लिए थे। यहाँ सेब, नाशपाती और आड़ू है। इस थैले में कई तरह के फल हैं। तुम फिर से विषय बदल रहे हो। लेकिन हमने इस बात पर सहमति जताई थी कि शादी से पहले हमारे बच्चे नहीं होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम शादी से पहले ही गर्भवती होकर घर आओ, लुओ शिंगमेई ने गहरी आवाज में कहा। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं उस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ? ली मिंगयुन ने पैर पटका और नाखुशी भरे भाव से कहा। माँ पहले भी इस स्थिति से गुजर चुकी हैं, मैं तुम्हें बस इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लुओ शिंगमेई ने बेबसी से कहा। उसकी केवल एक ही बेटी है, और जब उसकी बेटी छोटी थी, तो उसे उसकी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब उसकी बेटी बड़ी हो रही है, तो उसे चिंता होने लगी है। आखिरकार, माता पिता को यह चिंता होना स्वाभाविक है कि उनकी बेटियों को नुकसान होगा। ऐसी चीजों से बचना मुश्किल है। चिंता मत करो, मम्मी और पापा, मुझे पता है, ली मेंग्युन ने जल्दी और गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, अभी यही रुकते हैं, फादर, ली मिंग ने कहा। लुओ शिंगमेई ने अपने पति की ओर आंखें घुमाई, लेकिन और कुछ नहीं कहा। आखिरकार, बेटी के लौटने से पहले ही दोनों आपस में बातचीत कर चुके थे। दरअसल, उनके बीच हुई बातचीत का नतीजा यह निकला कि ली मेंग्युन और चेन पिंगान आपस में बातचीत जारी रख सके। चेन पिंगोन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए अगर उसकी बेटी वास्तव में उसे पसंद करती है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। बेशक, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मैं बस अपनी बेटी को इस स्थिति के प्रति सचेत रहने के लिए याद दिला रही हूँ। वे इतनी जल्दी दादा दादी या नाना नानी नहीं बनना चाहते थे। वे ये भी आशा करते हैं कि उनकी बेटी खुशी खुशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सके। कुछ ही देर में ली मेंग्युन ने फल धोकर बाहर निकाल दिया। मुझे एक आड़ू चाहिए, यह आड़ू देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या इस मौसम में बाजार में आड़ू मिल रहे हैं? लुओ शिंगमेई ने कुछ संदेह के साथ एक आड़ू उठाते हुए पूछा। उसे यकीन नहीं था कि आड़ू का मौसम शुरू हुआ है या नहीं। इसके अलावा, आजकल इन चीजों को समझाना मुश्किल है। आखिरकार, ग्रीनहाउस तकनीक के कारण बेमौसम फल काफी आम हो गए हैं। इसे ग्रीनहाउस में उगाया गया होगा, ली मिंग ने अनुमान लगाया और एक सेब उठाकर उसका एक टुकड़ा खाया। हाँ, यही स्वाद है। पिछली बार मैंने जो सेब खाया था, उसका स्वाद भी बिल्कुल ऐसा ही था। वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। मुझे नहीं पता कि वे इन फलों को कैसे उगाते हैं, ये बाजार में मिलने वाले फलों से इतने स्वादिष्ट कैसे होते हैं? ली मिंग ने सेब खाते हुए हैरानी भरे चेहरे से पूछा। मुझे नहीं पता, यह उनका व्यापारिक रहस्य है, वे हमें क्यों बताएंगे? अगर वे हमें बता देंगे, तो वे व्यापार कैसे करेंगे? ली मेंग्युन ने एक आड़ू उठाया और खाते हुए एक टुकड़ा खाया। परिवार ने खुशी खुशी फल खाया, साथ ही यह भी सोचा कि इसे उगाया कैसे गया होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये फल चेन पिंगोन द्वारा अपने निजी परिसर में उगाए गए थे। चेन पिंगोन ये रहस्य कभी किसी को नहीं बताएगा। वह इसे जीवन भर अपने दिल में छिपाकर रखेगा। कुछ रहस्य आप अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी साझा नहीं किया जा सकता। जब चेन पिंगोन घर लौटा, तो वह अपने साथ फलों से भरा एक थैला भी लाया। आखिरकार, वह अपने माता पिता को कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता था। अगर मेरी प्रेमिका के माता पिता को खाने के लिए फल मिलते हैं, तो मेरे अपने माता पिता निश्चित रूप से उससे भी अधिक फल खाने के हकदार हैं। चेन पिंगोन को लौटते देख उसकी माँ, यू शियुंग ने तुरंत कहा, बेटा, वह लड़की बहुत सुंदर दिखती है। मुझे वह बहुत पसंद है। आपको भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप उस लड़की से शादी कर सकते हैं। अगर मैं उस लड़की से शादी कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू शियुंग बोलते हुए हंसी। मुझे पता है, माँ। मैं उससे शादी करने की पूरी कोशिश करूंगा, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आपको उस लड़की के परिवार की स्थिति के बारे में कुछ पता है? यू शियुंग ने जल्दी से पूछा।
चेन पिंगॉन ने संक्षिप्त परिचय दिया, हालांकि उन्हें स्वयं इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चेन पिंगॉन को केवल इतना पता था कि ली मेंग्यून अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे और उसकी मां अपना खुद का व्यवसाय चलाती थी। ली मेंग्यून की मां, चेन पिंगॉन, उससे पहले भी मिल चुकी थी। उनकी मुलाकात स्कूल में आयोजित अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में हुई थी। हालांकि वे सिर्फ मिले थे, लेकिन उन्होंने कभी संवाद नहीं किया था। आखिरकार चेन पिंगॉन उस समय डरपोक था और उसमें ली मेंग्यून की मां से बात करने का साहस नहीं था। लेकिन अब हालात अलग हैं। अगर अगली बार उसे ली मेंग्यून से मिलने का मौका मिला तो वह उसकी मां को जरूर नमस्कार करेगा। अध्याय 146, एक सुखी परिवार। वैसे बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यू शियुयंग ने फिर से बात की। तुम्हारे पिता और मैं जल्द ही वाइनरी में काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन इंटरनेट कैफे को निश्चित रूप से और अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। हालांकि इंटरनेट कैफे में मैनेजर होते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को उनका प्रबंधन सौंपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों इंटरनेट कैफे में अभी भी 2 स्टोर मैनेजरों की कमी है। मां यू शियुयंग ने आगे कहा, हमने इस पर चर्चा की और घर से 2 और रिश्तेदारों को आमंत्रित करने का फैसला किया। तुम्हारे पिता के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन संयोग से तुम्हारे 2 बड़े चचेरे भाई बहनों ने कुछ साल पहले हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उनकी वर्तमान नौकरियां बहुत अच्छी नहीं है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वेतन काफी कम है। तो मैं सोच रहा था कि अगर संभव हो तो मैं उनसे इंटरनेट कैफे का प्रबंधन करने के लिए कहूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छी योजना है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप खुद फैसला कर सकते हैं, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। हम बस आपकी राय का सम्मान कर रहे हैं। आपकी मंजूरी के बिना इस मामले का कोई महत्व नहीं है, यू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल अपने बेटे की सहमति सुनकर उसे राहत महसूस हुई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी इन दोनों इंटरनेट कैफे को चलाना आसान है, चेन पिंगॉन ने आगे कहा। तो चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, चेन गुओकिंग ने उसी समय कहा। चेन गुओकिंग कुछ नाखुश लग रही थी। चेन पिंगॉन ने अपने पिता की ओर एक नजर डाली, लेकिन और कुछ नहीं कहा। हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, और उनका परिवार भी इसका अपवाद नहीं है। क्योंकि चेन पिंगॉन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके पिता के कई भाई थे लेकिन बहनें कम थीं। हालांकि चेन पिंगॉन के चाचा कमजोर दिल के नहीं थे। इसके अलावा वे चाचियां काफी घमंडी भी थीं। इसके परिणामस्वरूप उनके चाचाओं और उनके पिता के बीच संबंध भी बिगड़ गए। इसके विपरीत मां के साथ संबंध कहीं अधिक सौहार्दपूर्ण है। इसलिए भर्ती करते समय माता के पक्ष को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाता है, न कि पिता के पक्ष को। चेन पिंगॉन भी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके खुद के चचेरे भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है। इसके विपरीत मेरी मां के चचेरे भाई बहनों और उनके भाई बहनों के बीच बेहतर संबंध है। दोनों ही कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन जिनके रोजगार संबंधी संबंध बेहतर हैं, वे निश्चित रूप से बेहतर हैं। इसलिए चेन पिंगॉन को स्वयं इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं है। फादर चेन गुओकिंग को इस बात का पता जरूर रहा होगा, लेकिन वे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यह एक मामूली बात थी और चेन पिंगॉन ने इसे दिल पर नहीं लिया। चेन पिंगॉन वर्तमान में जो व्यवसाय चला रही है, उसकी तुलना में 2 छोटे इंटरनेट कैफे से होने वाला राजस्व वास्तव में एक छोटा सा हिस्सा ही है। अपने माता पिता से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चेन पिंगॉन ने हाथ मुंह धोया और सोने चला गया। उस दौर में मनोरंजन के विकल्प बहुत कम थे, और चेन पिंगॉन को कंप्यूटर गेम में खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह जल्दी सो जाए। क्योंकि जल्दी सोने से स्वाभाविक रूप से जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। मैं दूसरी सुबह 7 बजे के कुछ देर बाद उठा। नहाने के बाद चेन पिंगॉन नीचे गई और थोड़ी देर इधर उधर दौड़ी। मैंने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, और जब मैं वापस आया तो पहले ही 8 बज चुके थे। चेन पिंगॉन के माता पिता काम पर नहीं थे और उन्होंने उसके लिए नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था।
इसके अलावा वे आज चेन पिंगॉन का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके साथ वाइनरी जाकर काम शुरू कर सकें। दोनों माता पिता ने इस नौकरी के अवसर को बहुत गंभीरता से लिया और यहाँ तक कि नए कपड़े भी पहने। यह देखने में काफी अच्छा लगता है। अपने माता पिता के गंभीर और प्रसन्न भावों को देखकर चेन पिंगॉन को भी खुशी महसूस हुई। मेरा खाना हो गया, चलो चलते हैं, चेन पिंगॉन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा। चेन पिंगॉन ने नाश्ते में नूडल्स का एक कटोरा खाया। उसकी माँ के नूडल्स स्वादिष्ट थे और उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था। तो चलिए काम पर चलते हैं, चेन गुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय दोनों माता पिता कुछ हद तक परेशान नजर आ रहे थे। आखिरकार इस बार उनका काम पहले से कुछ अलग था। इंटरनेट कैफे तो छोटे पैमाने के व्यवसाय होते हैं, लेकिन इस बार ये 3000 कर्मचारियों वाली एक बड़ी वाइनरी है। इसके अलावा वे शराब बनाने के कारखाने में काम करने नहीं जा रहे हैं, वे प्रबंधन की भूमिकाएं निभाने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाइनरी को उनके बेटे ने खरीदा था। यह उनके परिवार की वाइनरी है और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। 3 लोगों का परिवार सीधे नीचे चला गया और रास्ते में उन्हें कई पड़ोसी मिले। उन्होंने सड़क पर मिले सभी पड़ोसियों का अभिवादन किया। इसके अलावा सभी पड़ोसी चेन पिंगॉन की तारीफ करते रहे, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश हुए। इसके विपरीत चेन पिंगॉन ने इन सब का सामना शांत भाव से किया, क्योंकि चेन पिंगॉन को पता था कि इस तरह की घटना कभी न कभी जरूर होगी। स्पष्ट रूप से चेन पिंगॉन द्वारा फर्स्ट वाइनरी को खरीदने के लिए 280 मिलियन खर्च करने की बात अब गुप्त नहीं रखी जा सकती थी। कभी कभी खबरें गलियों और सड़कों के माध्यम से अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैलती हैं। हालांकि चेन पिंगॉन का इस मामले को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने इस बात को इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया ताकि वह खुद के लिए एक सुरक्षा कवच बना सके। व्यक्ति जितना छोटा होता है, उसे निशाना बनाना और मारना उतना ही आसान होता है। किसी व्यक्ति का रुतबा जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही सुरक्षित होता है। एक पुरानी कहावत है, लोग मशहूर होने से वैसे ही डरते हैं जैसे सुअर मोटे होने से डरते हैं। लेकिन एक और कहावत है, जितनी जल्दी हो सके प्रसिद्ध हो जाना चाहिए। चेन पिंगॉन ने दोनों वाक्यों की अपनी अपनी व्याख्या की। वास्तव में वे विरोधाभासी नहीं थे। चेन पिंगॉन की समझ यह है कि काम करते समय उच्च प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में कम प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए। उसके माता पिता ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पड़ोसियों को चेन पिंगॉन की प्रशंसा करते हुए सुनकर वे पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। चेन पिंगॉन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके लिए बस इतना ही मायने रखता था कि उसके माता पिता खुश रहें। माँ और पिताजी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब तुम काफी मशहूर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, चेन पिंगॉन ने चलते हुए कहा। ये सच है। अब जब सबको पता चल गया है कि हमारा परिवार अमीर है, तो वाकई थोड़ी असुरक्षा हो गई है, ली गुओकिंग ने आह भरते हुए कहा। हालांकि देश में हमेशा से ही अच्छी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था रही है, लेकिन बुरे लोग कभी गायब नहीं होते। एक बार जब ये बात फैल जाएगी कि उनका परिवार धनी है, तो कुछ लोग निश्चित रूप से उन पर नजर रखेंगे। उनके मोहल्ले में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। सुरक्षा गार्ड सभी 60 या 70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग पुरुष हैं। अगर कुछ भी हो जाता है, तो उस इलाके के सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से बेकार साबित होंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द नए मोहल्ले में चले जाना चाहिए। आखिरकार यह नया समुदाय एक उच्च स्तरीय विला क्षेत्र है, और सभी सुरक्षा गार्ड 20 के दशक के अनुभवी हैं, जो आपको तुरंत सुरक्षा की एक बड़ी भावना प्रदान करता है। नीचे पार्किंग स्थल पर जाने के बाद परिवार अपनी कार में बैठ गया। चेन गुओकिंग अपनी खुद की कार पाकर बेहद खुश था, और वह भी लाखों की कीमत वाली एक लग्जरी कार। अपनी खुशी के बावजूद चेन गुओकिंग ने बहुत ही स्थिर गति से गाड़ी चलाई। हम वाइनरी तक सुचारू रूप से पहुंच गए। चेन पिंगॉन भी निष्क्रिय नहीं था। कार में बैठे बैठे ही उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और आज के सिस्टम उत्पादों की जांच शुरू कर दी। आज सिस्टम द्वारा उत्पन्न वस्तुओं ने चेन पिंगॉन को एक और बड़ा झटका दिया। अध्याय 147 अधिकतम स्तर ताबीज बनाने की कौशल पुस्तिका।
1. पूरी तरह से अपग्रेड की गई ताबीज बनाने की कौशल पुस्तिका। 2. उच्च गुणवत्ता वाला लोहे का आइसिंग किचन नाइफ। 3. इंपीरियल ग्रीन कच्चे पत्थर का एक टुकड़ा। 4. पश्चिमी झोउ राजवंश का एक कांस्य डिंग तिपाटी कड़ाही। चेन पिंगोन की आंखों के सामने 4 वस्तुएं प्रकट हुई। पहली ही वस्तु ने चेन पिंगोन की रुचि जगा दी, अधिकतम स्तर के ताबीज बनाने के लिए एक कौशल पुस्तिका। उन्हें इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में पता नहीं था, लेकिन सिस्टम के परिचय को देखकर ही चेन पिंगोन को इसमें दिलचस्पी हो गई। बाकी की चीजें भी वास्तव में काफी अच्छी हैं, जैसे कि वह उच्च गुणवत्ता वाला बर्फ पर पकाने वाला लोहे का रसोई का चाकू। हालांकि यह एक रसोई का चाकू है, लेकिन वास्तव में इसका इस्तेमाल एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में किया जा सकता है। मुख्य समस्या यह है कि चेन पिंगोन इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरकार ये शांति का समय है, ऐसे में चाकू का इस्तेमाल कौन करेगा। इंपीरियल ग्रीन रफ भी काफी अच्छी होती है और इसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। हालांकि चेन पिंगोन के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इस कच्चे पत्थर का मूल्य उसके लिए उतना अधिक नहीं था। आखिरी आइटम ने चेन पिंगान को एक साथ हंसाया और झुंझलाया भी। चौथी वस्तु कांस्य की एक कलाकृति है, जिसका मूल्य अतुलनीय है। क्योंकि यह पश्चिमी झोउ राजवंश की एक कांस्य कलाकृति है, जो एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है और इसे केवल दान के रूप में ही दिया जा सकता है। अगर आप इसे खरीद कर घर में भी रख लेते हैं, तो भी आप इसे केवल छुपकर ही देख सकते हैं, आप किसी और को इसे देखने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। तो यह चीज काफी अच्छी है, बस इसे छूना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह बहुत गर्म है। चेन पिंगान ने आज उपलब्ध चारों वस्तुओं पर सरसरी नजर डाली और एक निर्णय लिया, क्योंकि यह निर्णय लेना बहुत आसान था। चेन पिंगोन ने सबसे पहले जो वस्तु खरीदने का फैसला किया, वह पूरी तरह से अपग्रेड किए गए ताबीज के लिए कौशल पुस्तिका थी, क्योंकि यही सबसे व्यवहारिक तरीका है। मैंने अधिकतम स्तर की ताबीज बनाने की कौशल पुस्तिका खरीदने के लिए $1 खर्च किया। ताबीज मिलते ही इसे सीखें और तुरंत इसका इस्तेमाल करें। आखिर आप इन कौशल पुस्तकों को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए आप इन्हें सीखकर ही इनका महत्व समझ सकते हैं। चेन पिंगोन ने जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की, उसके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। यह समय खास था, ताबीज से जुड़ी सारी यादें चेन पिंगोन के दिमाग में ताजा हो गईं। ताबीज बनाना वास्तव में काफी मुश्किल काम है। यह इतना आसान नहीं है कि पीले कागज पर कोई प्रतीक बना दिया जाए और ताबीज तैयार हो जाए। किसी ताबीज को बनाने में इस्तेमाल किए गए प्रतीक महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण तो उसमें समाहित शक्ति होती है। यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, तो आपको ताबीज बनाना सीखना चाहिए। इसके लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया की आवश्यकता है। पहला चरण है पैटर्न को चित्रित करना सीखना, और दूसरा चरण है उन पैटर्न में शक्ति का संचार करना। ये शक्ति आध्यात्मिक या जादुई हो सकती है, या यह मन की शक्ति या आस्था की शक्ति हो सकती है। विभिन्न ताबीजों को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली कारीगरी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हालांकि चेन पिंगोन भाग्यशाली था, उसने ताबीज बनाने की उच्चतम स्तर की कौशल पुस्तक सीख ली थी। जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बना दिया गया और अंततः इसे एक कौशल में बदल दिया गया। चेन पिंगान को यह एहसास हो गया था कि उसने एक कौशल में महारत हासिल कर ली है। इस कौशल का नाम ताबीज बनाना है। चेन पिंगोन को अचानक एक विचार आया और उसने अपने पास पड़ा एक सफेद कागज का टुकड़ा पाया। सफेद कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए चेन पिंगोन चुपचाप ताबीज बनाने की तकनीक का अभ्यास करने लगा। सफेद कागज पर अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिससे एक सुनहरा प्रतीक बना और फिर उसे कागज पर उकेर दिया गया। सफेद कागज पर एक सुनहरा पैटर्न उभरा। यह पैटर्न बेहद रहस्यमय था, फिर भी देखने में मनमोहक था। यह एक ताबीज है। चेन पिंगोन को यह आभास हो गया था कि इस ताबीज में दोहरी रक्षा करने की क्षमता है। 2 बार बचाव करने के बाद ताबीज बेकार हो जाता है। किसी ताबीज की प्रभावशीलता उसके निर्माण सामग्री से भी संबंधित होती है। चेन पिंगोन ने पीले कागज का इस्तेमाल तक नहीं किया, उसने ताबीज को सीधे नोटबुक से फाड़े गए सफेद कागज से बनाया।
इसी वजह से ताबीज उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें 2 रक्षात्मक क्षमताएं थीं। ये कहना मुश्किल है कि हर बार उसकी रक्षात्मक क्षमता कितनी मजबूत होती है। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। चेन पिंगान ने खाली कागज को मेज पर रखा और फिर उस पर जोर से मुक्का मारा। ताबीज का रक्षा तंत्र हमले होते ही सक्रिय हो जाता है। तो जब चेन पिंगोन का मुक्का ताबीज पर लगा, ताबीज पर तुरंत एक हल्की सफेद रोशनी चमक उठी। चेन पिंगोन की मुट्ठी सफेद रोशनी से रुक गई और वह आगे नहीं बढ़ सकी। चेन पिंगोन के मुक्के काफी शक्तिशाली थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से फिर भी वे नीचे गिर गए। अगर वह चेन पिंगोन के एक मुक्के को मार सकता है, तो वह निश्चित रूप से किसी भी अन्य मुक्के को झेल सकता है। मुक्कों की तो बात ही छोड़िए, ऊंचाई से फेंकी गई वस्तुएं या गोलियां भी उन्हें गिरा सकती हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के चेन पिंगोन के मन में यह विचार आया। इस ताबीज का सुरक्षात्मक प्रभाव भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हालांकि चेन पिंगोन को खुद इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों को इसकी जरूरत हो सकती है। हालांकि चेन पिंगोन के मुक्के को रोकने के बाद ताबीज पर लिखे सुनहरे अक्षर थोड़े धुंधले पड़ गए। चेन पिंगोन ने दूसरा मुक्का मारा, जिसे एक बार फिर ताबीज की झिलमिलाती रोशनी ने रोक दिया। हालांकि चेन पिंगोन के मुक्के को रोकने के बाद ताबीज और भी धुंधला हो गया और उस पर लिखा हुआ पाठ गायब हो गया। सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ न केवल गायब हो गया, बल्कि सफेद कागज भी फट गया। सफेद कागज ताबीज के लिए एक अपर्याप्त माध्यम है। यदि आप ताबीज बनाना चाहते हैं, तो आपको बेहतर सामग्री का चयन करना होगा। ताबीज बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री स्पिरिट जेड है, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त जेड पत्थर। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त जेड पत्थर मिलना मुश्किल हो, तो साधारण जेड पत्थर का उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगर आपके पास जेड पेपर भी नहीं है, तो पेशेवर पीले रंग के पेपर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। एक अन्य विकल्प यह है कि जानवरों की खाल का उपयोग विकल्प के रूप में किया जाए। हालांकि ताबीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जानवरों की खालों को विशेष प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। चेन पिंगोन ताबीज बनाने के लिए जेड पत्थर खरीदने की योजना बना रही है। दरअसल आपको महंगा जेड खरीदने की जरूरत नहीं है, साधारण जेड भी काफी होगा। जेड पत्थर की कीमत लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन ताबीज बनाने की बात आती है तो इसकी आवश्यकताएं काफी कम होती हैं। यह जरूरी नहीं कि जेड का सबसे उत्तम रूप हो, बस औसत से थोड़ा बेहतर, उपयोग योग्य टुकड़ा ही काफी होगा। पिता गाड़ी चला रहे थे और मां यात्री सीट पर बैठी थी। उनमें से किसी ने भी पिछली सीट पर चेन पिंगोन के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। चेन पिंगोन ने अपने माता पिता की ओर देखा और चुपचाप सफेद कागज के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम डिस्टिलरी पहुंच गए हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह जगह हमारे परिवार की संपत्ति बन जाएगी। गाड़ी चलाते समय चेन गुओकिंग भी अपने सामने स्टेडियम को देखकर बहुत उत्साहित हो गया। अभी काम के घंटे चल रहे हैं, इसलिए वाइनरी में बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं। माँ और पिताजी, लगता है हम अभी बहुत जल्दी आ गए हैं। अगर आप भविष्य में वाइनरी में काम करने आते हैं, तो आप थोड़ा देर से आ सकते हैं। आखिरकार ये हमारी अपनी कंपनी है, इसलिए इतना खास होने की कोई जरूरत नहीं है। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह चाहता था कि उसके माता पिता थोड़ी देर और सोए ताकि उन्हें सुबह जल्दी न उठना पड़े। चूंकि अब यह हमारी अपनी कंपनी है, इसलिए अपने माता पिता को हर दिन सुबह जल्दी उठकर काम पर भेजना पाप होगा। भले ही यह आपकी अपनी कंपनी हो, आप लोगों को काम पर देर से आने की अनुमति नहीं दे सकते। बाकी कर्मचारी क्या सोचेंगे? चेन गुओकिंग ने बेपरवाही से कहा। खैर, मुझे घर पर नींद नहीं आती, इसलिए काम पर जल्दी आना अच्छा है, यू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन पिंगान मुस्कुराए और चुप रही। बुजुर्ग दंपति को जो चाहे करने दे। अध्याय 148 प्रीमियम एज्ड वाइन। वाइनरी बिकने के बाद आज काम पर मेरा पहला दिन है, तो आज हमें काफी सारी चीजों से निपटना है। चेन पिंगान को उन तुच्छ मामलों को संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की जरूरत है। चेन पिंगोन सबसे पहले अपने माता पिता को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले गया।
भले ही यह आपकी अपनी कंपनी हो, सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। प्रबंधन टीम को संदेश मिल गया है और वे पहुंच चुके हैं। शेन पिंगॉन ने पूर्व प्रबंधन टीम के कई सदस्यों को पहले ही पद से हटा दिया है। वाइनरी की वर्तमान प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों को स्वयं शेन पिंगॉन ने नियुक्त किया था। कम से कम ये प्रबंधक इस बात की गारंटी तो दे सकते हैं कि वे आज्ञा का पालन करेंगे। अगर कोई अवज्ञा करने की हिम्मत करे तो उसे सीधे बाहर निकाल दो। निजी कंपनियां इतनी ही सरल और सीधी होती हैं। अगर आपका बॉस आपको पसंद करता है और आपको काबिल समझता है, तो आप वहां रह सकते हैं। अगर आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता और सोचता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। सभी का कहना है कि सिस्टम के भीतर काम करना अच्छा है, क्योंकि एक बार आप सिस्टम में आ जाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकता। भले ही कोई उच्च पदस्थ नेता आपको पसंद न करता हो, अधिक से अधिक वह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन वह आपको आसानी से बर्खास्त नहीं कर सकता। लेकिन निजी कंपनियों में मामला अलग होता है। अगर बॉस आपको पसंद नहीं करता, तो वह सिर्फ एक शब्द से आपको नौकरी से निकाल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वह आपको मुआवजा ही देगा। कई निजी कंपनियों के साथ उनके कोई अनुबंध भी नहीं है, और उन्हें इच्छानुसार बर्खास्त किया जा सकता है। यह विषय थोड़ा भटक गया है। शेन पिंगॉन ने एक महिला सुपरवाइजर को बुलाया और उससे अपने माता पिता को वाइनरी घुमाने और उनके काम की व्यवस्था करने के लिए कहा। दरअसल, मेरे माता पिता का काम बहुत ही सरल था। वे बस नियमित रूप से कारखाने का गश्त लगाते थे और कंपनी के खातों और कच्चे माल की स्थिति की जांच करते थे। दरअसल, माता पिता का काम पूरी वाइनरी के संचालन की देखरेख करना था। ये बात सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि शेन पिंगॉन ही सबसे बड़ा बॉस है। ये पूरी शराब बनाने की फैक्ट्री शेन पिंगॉन की है, वह इसके साथ जो चाहे कर सकता है। इस वाइनरी ने वास्तव में शेन पिंगॉन को कई आश्चर्यचकित कर दिए। उदाहरण के लिए, वाइनरी के पास पर्याप्त कच्चा माल है, इसलिए शेन पिंगॉन को कुछ समय के लिए कच्चा माल खरीदने पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, डिस्टिलरी के पास पहले से उत्पादित तैयार शराब की भी बड़ी मात्रा मौजूद है। हालांकि, इन शराबों की जांच करने के बाद शेन पिंगॉन ने पाया कि इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, ये केवल औसत दर्जे की बैजियू थी। लेकिन कोई बात नहीं, शेन पिंगॉन साधारण शराब को भी उच्च गुणवत्ता वाली वाइन में बदल सकता है। शेन पिंगॉन का शराब के प्रति जुनून पहले ही वाइनरी में पहुंच चुका था और उसने अपना काम शुरू कर दिया था। शराब का कीड़ा एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। शेन पिंगॉन को उसे केवल एक आदेश देने की आवश्यकता होती है, और वह शेन पिंगॉन के आदेश का पालन करते हुए बहुत अच्छी तरह से शराब बना सकता है। शेन पिंगॉन को इस मुद्दे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियू चोंग बाकी सब कुछ खुद संभाल लेगा। जैसा आपने निर्देश दिया था, बॉस, सारी शराब को पुनः किण्वन के लिए बैरल में वापस डाल दिया गया है। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। डिस्टिलरी के फैक्ट्री मैनेजर सन लेई ने हिचकिचाते हुए बात की। शेन पिंगॉन के आदेशानुसार पहले से मौजूद सभी शराब को नए सिरे से बनाना पड़ा। इसे बेचना या फेंक देना असंभव है, इसे पुनः प्रसंस्करण के लिए वापस मूल बैरल में डाल दिया जाएगा। सन लेई सोच रही थी कि ऐसी शराब को दोबारा बनाने का कोई फायदा है भी या नहीं। हालांकि, ये बड़े बॉस शेन पिंगॉन का आदेश था, और वह केवल आदेशों का पालन कर सकता था। हालांकि, सन लेई की शराब बनाने की समझ के अनुसार ऐसा करना व्यर्थ होगा। चिंता मत करो, मेरे ऐसा करने के अपने कारण हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें परिणाम दिखाऊंगा। शेन पिंगॉन मुस्कुराई, फिर भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। शेन पिंगॉन को प्रबंधन टीम को परिणाम दिखाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत थी। शेन पिंगॉन ने पहले ही शराब के विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया है और यह पता लगा लिया है कि कौन सी शराब तैयार हो चुकी है। शेन पिंगॉन की योजना के अनुसार भविष्य में बेची जाने वाली शराबों को भी श्रेणीबद्ध किया जाएगा। शेन पिंगॉन ने पहले ही ग्रेडिंग सिस्टम की योजना बना ली थी। शेन पिंगॉन ने बैजियू के उच्चतम ग्रेड को मिलेनियम कलेक्शन नाम दिया,
जिसके बाद सेंटेनियल सेलर कलेक्शन, 10 ईयर सॉस अरोमा कलेक्शन और 3 ईयर एज्ड कलेक्शन का नंबर आता है। कुल मिलाकर केवल 4 स्तर हैं। मिलेनियम क्लास की कीमत 18,888 है। एक सदी पुराने मॉडल की कीमत 8,888 है। 10वीं कक्षा की कीमत 1,888 है। तीसरी कक्षा की कीमत 388 रुपये है। तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए सबसे सस्ता मॉडल एक हाई वॉल्यूम मॉडल है, इसलिए इसकी कीमत केवल 388 के रूप में सूचीबद्ध है। आखिरकार ये बहुत महंगा है, आम लोग इसे वहन नहीं कर सकते। फिर भी 300 युआन से अधिक कीमत वाली बाइजियू की एक बोतल सस्ती नहीं है। हालांकि चेन पिंगोन का कम कीमत वाली शराब बेचने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उनकी वाइनरी में उत्पादन की मात्रा सीमित है, और अगर वह इसे सस्ते में बेचते हैं तो उन्हें मुनाफा कैसे होगा। इसके अलावा बहुत कम कीमत पर बेचने से उनकी डिस्टिलरी की समग्र छवि खराब हो जाएगी। इन वाइन को पहले कीमत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन अब इनकी गुणवत्ता में भी अंतर है। गुणवत्ता में अंतर वाइन के पकने के समय पर निर्भर करता है। सबसे सस्ती बाइजियू, जिसकी कीमत 388 युआन प्रति बोतल है, को बनाने के लिए शराब के कीड़ों द्वारा केवल 1 दिन की आवश्यकता होती है। अगर ये 10 साल पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली वाइन है, तो इसे 3 दिनों तक रखना आवश्यक है। एक सदी पुरानी गुणवत्ता के लिए कम से कम 10 दिनों का पकने का समय आवश्यक होता है। जहां तक सबसे महंगे सहस्राब्दी पुराने संग्रह की बात है, उसमें 1 महीना लगेगा। तो आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। आज हम केवल सबसे सस्ती 3 साल पुरानी वाइन की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकते हैं, जिसकी कीमत 388 है। चेन पिंगोन ने शराब के एक बैरल की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी को यहां से कुछ बाइजियू लाने के लिए कहो, ताकि तुम हमारी 3 साल पुरानी शराब का स्वाद ले सको। चेन पिंगोन ने कहा, अब से हमें शराब को अलग अलग ग्रेड और गुणवत्ता के लिए कई क्षेत्रों में विभाजित करना होगा, ताकि वे एक ही स्थान पर मिश्रित न हो। सन लेई तुरंत सहमत हो गई। मैनेजरों में से एक ने तुरंत कुछ शराब निकाल ली। शराब को बाहर निकालते ही उसकी मनमोहक सुगंध फैलने लगी। इस वाइन की खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? यह अजीब बात है, कल जब मैंने इसे डाला था तब इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं थी। भीड़ आश्चर्य से हौंफ उठी, सभी ने अपना विस्मय व्यक्त किया। फिर सभी ने अपने लिए एक एक गिलास शराब डाली, और चेन पिंगोन के हाथ में भी शराब का एक गिलास था। चेन पिंगान ने सूंघा और वाकई उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। चेन पिंगोन को शराब पीना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह शराब पीता है। उन्होंने एक छोटा सा घूंट लिया और उन्हें शराब का स्वाद काफी संतोषजनक लगा। 300 युआन से अधिक कीमत वाली शराब की एक बोतल के लिए इस स्तर की गुणवत्ता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। संक्षेप में कहें तो ये पैसे के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप सभी को इसे आजमाना चाहिए, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। सन लेई और अन्य लोगों ने जल्दी और सावधानी से एक निवाला लिया। एक निवाला लेते ही उनके चेहरे आश्चर्य से चमक उठे। कुछ लोग शराब को समझते ही नहीं, उन्हें बस उसे संभालना आता है। उन्हें शराब का स्वाद अच्छा लग सकता है, लेकिन वे उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हालांकि सन लेई जैसे लोगों को वाइनरी में काम करने का अनुभव होता है और उनमें शराब की गुणवत्ता को परखने की एक विशेष क्षमता होती है। तो जैसे ही उन्होंने पीना शुरू किया, उन्हें तुरंत पता चल गया कि 3 साल पुरानी 388 वाइन की सबसे निचली श्रेणी भी इतनी उच्च गुणवत्ता की थी। ये शराब माओताई से बिल्कुल भी खराब नहीं है। नहीं, ये तो माओताई से भी बेहतर है, सन लेई ने चमकती आंखों से कहा। उन्हें सचमुच कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार की वाइनरी में उत्पादित शराब इतनी उच्च गुणवत्ता की होगी। अगर वे इस बात की गारंटी दे सके कि 3 साल पुरानी बाइजियू की हर बोतल में यही गुणवत्ता है, तो उनकी डिस्टिलरी को बिक्री के बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक उस दौर में कीमतें बहुत सस्ती थीं। उदाहरण के तौर पर माओताई शराब को ही ले लीजिए, इस समय सबसे सस्ती माओताई की एक बोतल की कीमत केवल 140 युआन है। चेन पिंगोन द्वारा इस वाइन के लिए निर्धारित 388 युआन की कीमत निश्चित रूप से कम कीमत वाली वाइन नहीं है, इसे पहले से ही उच्च श्रेणी की वाइन माना जाता है।
हालांकि चेन पिंगोन को अपनी शराब पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा घरेलू शराब का बाजार बहुत बड़ा है। जब तक आपका उत्पाद अच्छा है, आपको बिक्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अध्याय 149 त्यानहे वाइनरी। ये 3 साल पुरानी शराब है। इसे चखने के बाद आपको इसका स्वाद कैसा लगा? एक बोतल की कीमत 388 युआन है। क्या ये महंगी है? चेन पिंगान ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। इसके तुरंत बाद चेन पिंगोन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपसे सच सुनने को मिलेगा। कोई नहीं बोला। सब लोग सुन लेई के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वे इस नियम को समझते थे, आखिर सन लेई तो फैक्ट्री मैनेजर ही थे। वे चाहे जो भी सोचें, इस अलिखित नियम को स्वीकार करना ही होगा। सन लेई मुस्कुराते हुए बोली, मैं पहले सोच रही थी कि क्या 388 युआन प्रति बोतल थोड़ी महंगी तो नहीं है। आखिरकार आजकल अधिकांश शराब कुछ दर्जन युआन में खरीदी जा सकती है, और बाजार में अनगिनत शराबें उपलब्ध हैं जिनकी कीमत कुछ युआन या 1 दर्जन युआन होती है। यहाँ तक कि उन उच्च श्रेणी की सफेद वाइन की एक बोतल की कीमत भी अधिकतम 100 युआन से थोड़ी अधिक होती है। हमारी डिस्टिलरी की बायजीयू की सबसे कम कीमत 388 युआन प्रति बोतल है। सच कहूं तो जब ये कीमत सामने आई तो मैं हैरान रह गया। लेकिन अब जब मैंने हमारे कारखाने की 3 साल पुरानी शराब का स्वाद चखा है, तो मुझे अध्यक्ष के नेक इरादे समझ में आ गए हैं। हमारी वाइनरी की 3 साल पुरानी वाइन की गुणवत्ता को देखते हुए इसे 388 में बेचना वास्तव में बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये कहना उचित होगा कि शराब प्रेमियों के विशाल बहुमत के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे बेहतरीन बैजियू कम कीमत पर खरीद सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूं, सन लेई ने मुस्कुराते हुए कहा। सन लेई के बोलने के बाद अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की। संक्षेप में कहें तो ये वाइन अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती है। 388 युआन प्रति बोतल की कीमत पर यह बिल्कुल भी महंगी नहीं है। आखिरकार कीमत गुणवत्ता से जुड़ी होनी चाहिए। यदि आपकी शराब की गुणवत्ता खराब है, तो भले ही आप उसे 10 या 8 युआन में बेचें, लोग फिर भी यही सोचेंगे कि आपकी शराब खराब है। लेकिन अगर आपकी शराब अच्छी है, तो 388 रुपये प्रति बोतल वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक बोतल शराब की कीमत 388 युआन है। मेरी योजना इसे बड़ी मात्रा में बेचने की है। आखिरकार हमारी वाइनरी की वाइन हमेशा उच्च श्रेणी की और आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं हो सकती, लेकिन आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते। कम से कम हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों को हमारी शराब पीने का अवसर मिले। चेन पिंगोन ने कहा, बची हुई उच्च श्रेणी की शराब आम लोगों के लिए नहीं है, यह विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए है। यह सुनकर सभी ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि वे चेन पिंगोन के विचारों को समझ गए थे। आम गरीब लोग 388 युआन मूल्य की शराब पी सकते हैं, लेकिन अमीर और नेता निश्चित रूप से इतनी साधारण शराब नहीं पी सकते। भविष्य में राजकीय भोजों के लिए भी उनकी वाइनरी की वाइन का उपयोग किया जा सकता है। तब वे उच्च गुणवत्ता वाली वाइन उपलब्ध होंगी और उनका सदुपयोग हो सकेगा। सभी लोग उसकी चापलूसी करने लगे और कहने लगे कि चेन पिंगोन की योजना बिल्कुल सही थी। चेन पिंगान ने सुना और मुस्कुराए, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में वह लोगों की और भी अधिक चापलूसी करेगा। जैसे जैसे उसका रुतबा और पद बढ़ता जाएगा, संभावना है कि अब कोई भी उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि चेन पिंगोन अभी भी सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सकता था। बाकी सब मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जल्द ही वापस स्कूल जाने वाला हूं। हमारी वाइनरी का भविष्य आपके हाथों में है। चेन पिंगोन ने अपनी मुस्कान को किनारे रखकर वहां मौजूद सभी लोगों से गंभीरता से बात की। अध्यक्ष महोदय, कृपया निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से अपनी वाइनरी को और बड़ा और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, सन लेई ने तुरंत जवाब दिया। चेन पिंगोन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं वाइनरी के खाते में 100 मिलियन युआन नकद छोड़ दूंगा। इसमें से 20 मिलियन युआन परियोजना के दैनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और शेष 80 मिलियन युआन विज्ञापन और प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले कहा जाता था कि अच्छी शराब के लिए झाड़ी की जरूरत नहीं होती,
लेकिन समय बदल गया है। अब अच्छी शराब को भी एक अच्छे स्थान की जरूरत होती है। इसलिए हम विज्ञापन की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं विज्ञापन में अपना निवेश साल दर साल बढ़ाऊंगा। चेन पिंगान ने कुछ और निर्देश दिए और फिर चली गई। सभी ने जल्दी से चेन पिंगोन को विदा किया। चेन पिंगोन अब गाड़ी चला सकता है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को ये बात समझाना मुश्किल है। इसलिए चेन पिंगोन ने खुद गाड़ी नहीं चलाई, बल्कि वाइनरी में एक ड्राइवर को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इस डिस्टिलरी के पास अपनी खुद की परिवहन टीम है, साथ ही माल परिवहन के लिए विशेष रूप से 1 दर्जन से अधिक ट्रक और कई कारें भी हैं। हालांकि ये सभी सेकंड हैंड कारें हैं। चेन पिंगोन, जाहिर है, किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था। उसने अपने पिता से कार की चाबियां ली, ऑडी A8 में बैठा और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। यदि माता पिता को कार की आवश्यकता है तो वे फिलहाल कारखाने की पुरानी कार का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सूरत में चेन पिंगोन अपने साथ अन्याय नहीं करेगा। चेन पिंगोन ने अपने माता पिता और दोस्तों के लिए ताबीज बनाने के लिए कुछ जेड पत्थर खरीदने की योजना बनाई। चेन पिंगोन के बार से निकलते ही उसका फोन बज उठा। यह फोन निर्देशक ली मिंग का था, जो ली मेंग्यून के पिता भी हैं। फोन पर निदेशक ली बहुत ही विनम्र थे और उन्होंने चेन पिंगोन को बताया कि वाइनरी का नाम परिवर्तन सफल रहा है और ब्रांड पंजीकृत हो गया है। यह मामला मूल रूप से निदेशक ली की जिम्मेदारी के अंतर्गत था, इसलिए निदेशक ली ने ही चेन पिंगोन को सूचित किया था। चांगहे सिटी नंबर 1 वाइनरी का आधिकारिक नाम बदलकर अब तियानहे वाइनरी कंपनी कर दिया गया है। इस शराब का नाम तियानहे बैजियू है। चेन पिंगोन ने इसके लिए एक विज्ञापन नारा भी तैयार किया। नारा बहुत ही सरल और आकर्षक था, तियानहे बैजियू पियो, दिव्य प्राणी बन जाओ। विज्ञापन का नारा काफी सीधा और सरल है, लेकिन इसकी सरलता ही इसका उपयोग लोगों का मस्तिष्क धोने के लिए आसान बनाती है। उस समय ब्रेन गोल्ड की सफलता का कारण ये था कि उसके विज्ञापन के नारे विशेष रूप से सरल और यादगार थे, और उसे हर दिन ऐसे नारों से रूबरू कराया जाता था। यह एक अपेक्षाकृत सरल विज्ञापन नारा है, फिर भी इसे हर कोई हर दिन सुनता है, और हर कोई इसे याद रखेगा। विज्ञापन का यही सार है। एक बार जब आपको ये शब्द याद हो जाएगा, तो संबंधित वस्तुएं खरीदते समय आप निश्चित रूप से इसे देखेंगे। चेन पिंगोन लोगों के मन में तियानहे बैजियू, तियानहे व्हाइट वाइन का नाम गहराई से अंकित करना चाहते थे। डायरेक्टर ली द्वारा खबर सुनाए जाने के बाद उन्होंने कुछ और बातें की और फिर उन्होंने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद चेन पिंगोन कुछ हद तक स्तब्ध था। ये सोच रहा था कि क्या इस व्यक्ति को उसका भावी ससुर माना जा सकता है। इन चीजों के बारे में कुछ कहना वाकई मुश्किल है। छोड़ो इसे, मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। मैं बस एक एक कदम करके आगे बढ़ूंगा। चेन पिंगोन ने अपने ड्राइवर को सीधे जेड की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। ताबीज बनाने में इस्तेमाल होने वाले जेड पत्थर के लिए गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं उतनी उच्च नहीं हैं। जब तक ये बहुत खराब या घटिया गुणवत्ता का न हो, तब तक ठीक है। बेशक सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि जेड असली होना चाहिए, नकली या घटिया उत्पादों की अनुमति नहीं है। आधे घंटे बाद कार सबसे बड़ी जेड की दुकान पर पहुंची। चेन पिंगोन सीधे कार से उतर गई। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढ लेगा। इस लिहाज से ड्राइवर का होना वाकई बहुत सुविधाजनक है। जैसे ही चेन पिंगोन ने जेड की दुकान में प्रवेश किया, कई युवतियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन सभी ने चेन पिंगोन को एक निजी कार से बाहर निकलते देखा। आज के जमाने में कार मालिक ही वास्तव में धनी होते हैं। 20 साल बाद की स्थिति के विपरीत, जब आम परिवार कार खरीद सकते हैं, तब कार का मालिक होना एक बहुत ही सामान्य घटना बन गई है। चेन पिंगोन ने उनके साथ कोई औपचारिकता नहीं बरती और उन्हें अपनी जरूरतें बता दी। उसे कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले, शांति और सुरक्षा ताबीज खरीदने की जरूरत है। अध्याय 150 हेतियान जेड ताबीज। चेन पिंगोन का अनुरोध बहुत ही सरल था। कुछ ही देर में चेन पिंगोन के सामने कई थालियां रख दी गईं, जिनमें से प्रत्येक में उच्च गुणवत्ता वाला हेतियान जेड का, शांति और सुरक्षा का पेंडेंट था। कहावत है कि सोने की कीमत होती है, लेकिन जेड अनमोल होता है।
इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि Z सोने से अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने की कीमत एक समान, स्थिर और बाजार मूल्य वाली होती है। हालांकि Z पत्थर की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक पत्थर की अपनी कीमत होती है, और कीमत में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। हालांकि दोनों ही हेतियन Z हैं, लेकिन अलग अलग गुणवत्ता और अलग अलग नक्काशी तकनीकों के कारण इनकी कीमतें बिल्कुल अलग हैं, जैसे दिन और रात का अंतर। चेन पिंगोन का भी हेतियान Z से संपर्क हुआ था और वह इसके बारे में कुछ बुनियादी तथ्य जानती थी। चेन पिंगोन ने ट्रे से कई शांति और सुरक्षा पट्टिकाएं उठाई और उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अपने हाथों से महसूस करने के बाद चेन पिंगोन ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। हालांकि वह विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी वह हेतियन Z के असली और नकली गुणों में अपेक्षाकृत आसानी से अंतर कर सकता है। इसलिए चेन पिंगोन इस बात की पुष्टि कर सका कि हेतियान Z के ये टुकड़े असली थे, हालांकि उनकी गुणवत्ता बहुत उच्च नहीं थी। चेन पिंगोन के लिए इतना ही काफी था, उसे बस असली हेतियान Z की जरूरत थी। क्या आपका बॉस यहाँ है? मैं हेतियन Z की ये सारी ट्रे ले लूंगा, लेकिन कीमत मेरे बजट के अनुसार होनी चाहिए। चेन पिंगोन ने शांत भाव से बात की। चेन पिंगोन की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी बिक्री कर्मचारी अचंभित रह गए। खबर सुनकर स्टोर मैनेजर भी वहां आ गया। हेलो महोदय, क्या आप इन ट्रे में रखे सभी हेतियान Z को खरीदने की योजना बना रहे हैं? दुकान प्रबंधक ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, मैं ये सभी शांति और सुरक्षा पट्टिकाएं खरीदने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको मुझे उचित मूल्य देना होगा। दरअसल प्रत्येक ट्रे पर हेतियन Z के बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं होते, केवल 1 दर्जन या 20 टुकड़े ही होते हैं। आखिरकार यह उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु के रूप में बेचा जाता है, न कि बड़ी मात्रा में। किसी एक ट्रे को पूरी तरह से हेतियन Z से भरना असंभव है। इसलिए भले ही हेतियान Z की 3 ट्रे हो, टुकड़ों की कुल संख्या केवल कुछ दर्जन ही होगी। चेन पिंगोन ने हेतियान Z के इन सभी टुकड़ों को खरीदने और भविष्य में धीरे धीरे इनका उपयोग करने की योजना बनाई थी। आखिरकार ताबीज तो उपभोग्य वस्तुएं हैं। चेन पिंगोन का सकारात्मक उत्तर सुनकर स्टोर मैनेजर की मुस्कान और भी उत्साहपूर्ण हो गई। हमारे बॉस व्यापारिक यात्रा पर बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैं स्टोर मैनेजर हूं और स्टोर से संबंधित सभी निर्णय मैं ही ले सकता हूं। मैं आपको सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर सकता हूं। अगर आप हेतियन Z के इन सभी टुकड़ों को एक बार में खा सकते हैं, तो मैं आपको 20% की छूट दूंगा, दुकान के प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। हेतियान Z के इन टुकड़ों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, और कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। मुझे 20% की छूट देना भी कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये सब 60% छूट पर ले लूंगा। चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा, हम अभी मात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 60% छूट की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमें 60% छूट पर सामान बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसके अलावा आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे सस्ते हेतियन Z हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता में रुचि नहीं लेंगे। मेरी अनुमति से मैं कम 30% की छूट दे सकता हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक बड़े ग्राहक हैं। अन्य ग्राहकों को तो छूट मिलेगी ही नहीं, स्टोर मैनेजर ने चेन पिंगोन पर टकटकी लगाए हुए धीरे से कहा। चेन पिंगोन ने ट्रे पर लगे मूल्य टैग पर एक नजर डाली। हेतियान Z की न्यूनतम कीमत 1000 थी, और अधिकतम कीमत 3000 से अधिक नहीं थी। दरअसल चेन पिंगोन को हेतियान Z की मौजूदा बाजार कीमत का पता नहीं था, क्योंकि उसने बाजार में इसकी कीमतों पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि चेन पिंगोन ऐसी कीमत स्वीकार कर सकता था। यदि यह स्वीकार्य है, तो फिर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे आपके तरीके से करते हैं। आप लोग कीमत का हिसाब लगा लीजिए। मैं देख लूंगी कि मेरे पास Z की कोई और वस्तु है या नहीं। कोई बात नहीं, स्टोर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। चेन पिंगोन उपहार के रूप में देने के लिए कुछ महंगी वस्तुओं की तलाश में दुकान में इधर उधर घूम रही थी।
इसके बाद चेन पिंगान ने अपने बगल में खड़े विक्रेता को अपनी आवश्यकता बताई। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले हेतियान जेड के कई टुकड़े चाहिए थे। विक्रेता तुरंत कई और ट्रे लेकर आया, जिनमें से प्रत्येक में पहले से भी कम वस्तुएं थीं, लेकिन गुणवत्ता बेहतर थी। बेशक कीमतें भी अधिक हैं और सबसे कम शुरुआती कीमत हजारों में है। सबसे अच्छे मॉडलों की कीमत 100,000 से अधिक है। अब 1998 का समय है और हेतियान जेड की कीमत बहुत अधिक नहीं है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि दसियों हजार युआन की कीमत वाले इन टुकड़ों की गुणवत्ता कितनी उच्च होगी। बेशक चेन पिंगोन को हेतियान जेड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सबसे महंगे टुकड़े नहीं चुने, बल्कि वे टुकड़े चुने जो उन्हें पसंद आए और जिन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया। चेन पिंगोन ने इन थालियों में से दसियों हजार युआन मूल्य के कई हेतियान जेड पेंडेंट चुने। अंत में इन सभी कीमतों की गणना करने के बाद कुल कीमत 650,000 तक पहुंच गई। दरअसल पहले ट्रे में रखे हुए जेड के लटकन महंगे नहीं थे। बाद में चेन पिंगोन ने ही कुछ और महंगे जेड के टुकड़े खरीदे थे। इससे कीमत में तुरंत उछाल आ गया। बेशक चेन पिंगोन के लिए 650,000 की कीमत कुछ भी नहीं थी। चेन पिंगान ने तुरंत 650,000 युआन का भुगतान कर दिया। दुकान प्रबंधक बहुत ही कुशल था, उसने ध्यान दिया कि चेन पिंगोन खाली हाथ आई थी। चेन पिंगोन के लिए पहले से ही एक बड़ा सूटकेस तैयार कर लिया गया था। जेड के प्रत्येक टुकड़े को एक अलग पैकेजिंग बॉक्स में रखा गया था। दर्जनों बक्सों को एक बड़े सूटकेस में पैक किया गया था। चेन पिंगान अपना सूटकेस उठाकर आसानी से जा सकता था। यह सूटकेस भी चेन पिंगोन के लिए एक उपहार था, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया था। हालांकि सूटकेस की कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सेवा बहुत ही सुखद थी। चेन पिंगोन सेवा से बहुत संतुष्ट थी। आसपास बहुत अधिक लोगों के होने से चेन पिंगोन के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। इसलिए चेन पिंगोन केवल इस बड़े सूटकेस के साथ ही जा सकती है। जब चेन पिंगोन दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि ड्राइवर तिरछे विपरीत दिशा में खड़ा है। उसने ड्राइवर को बस हाथ हिलाकर इशारा किया। ड्राइवर ने बड़ी समझदारी से गाड़ी को किनारे पर चढ़ा दिया। चेन पिंगान ने अपना सूटकेस कार की डिक्की में रखा और कार में बैठ गया। चेन पिंगोन ने अपना घर का पता देते हुए बताया कि वह पहले घर जाकर जेड की कलाकृतियों का निपटारा करने की योजना बना रहा है। चेन पिंगोन द्वारा दिया गया पता उनके पुराने पारिवारिक घर का पता था। कुछ ही देर में कार चेन पिंगोन के घर पहुंच गई। ड्राइवर रिहायशी इलाके में चेन पिंगोन का तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह अपना सूटकेस लेकर घर नहीं लौट आया। चेन पिंगोन ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से हेतियान जेड के सभी चिंता मुक्त पेंडेंट एक एक करके निकाले। चेन पिंगोन ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा, उसने केवल 7 या 8 लोगों को ही मारा। बाकी सभी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं और भंडारण स्थान में रखी है। उनमें से कुछ सबसे महंगी चीजें थी जो मैंने खरीदी थी। इनमें से एक कलाकृति चेन पिंगोन ने अपने लिए चुनी थी। हेतियान जेड के इस टुकड़े में पन्ना हरे रंग की झलक थी और उसी पन्ना हरे रंग को एक पत्ती के रूप में उकेरा गया था। इसका समग्र डिजाइन शांति और सुरक्षा की पट्टिका जैसा दिखता है, जिस पर एक हरी पत्ती उकेरी गई है। इसमें एक सुंदर कलात्मक अवधारणा है और रंग बहुत प्यारे हैं। चेन पिंगोन को ये बहुत पसंद आया। कुछ अन्य जेड के टुकड़े भी हैं जो शांति और सुरक्षा पट्टिकाएं नहीं है, वे सभी बहुत छोटे लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले जेड पेंडेंट हैं। यह उपहार चेन पिंगोन ने अपनी महिला मित्र को दिया था। चेन पिंगोन ने सबसे पहले हेतियान जेड से बने सस्ते, शांति और सुरक्षा वाले पेंडेंट निकाले। अब ताबीज बनाना शुरू करने का समय आ गया है। फिलहाल महंगे वाले को एक तरफ रख दें और चीजों को समझने के लिए सस्ते वाले को आजमा कर देखें। चेन पिंगोन ने हेतियान जेड, शांति और सुरक्षा टोकन लिया और फिर अपनी क्षमता को सक्रिय किया। चेन पिंगोन के हाथ से प्रकाश का एक हल्का सा घेरा निकला और सीधे हेतियान जेड पेंडेंट पर केंद्रित हो गया। हेतियान जेड पट्टिका पर हल्के सुनहरे रंग का पैटर्न जोड़ा गया है। इस प्रकार हेतियान जेड ताबीज को सफलतापूर्वक और आसानी से बनाया गया।